हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनडी एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकेंड वीडियो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 56 क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर का, जो कि एलटी, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी हर एक टीचिंग एग्जाम्स में बायोलॉजी के जो जूलॉजी स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने किया था। 56 क्वेश्चंस का मतलब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। हेयर इन मैमल्स आर डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मिस। जो मैमल्स में हेयर होता है वो एपिडर्मिस लेयर से डिराइव होता है, और ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है उसी के क्वेश्चन, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इर्रेगुलर अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका सही आंसर है डर्मिस। डर्मिस जो है वो डेंस इर्रेगुलर अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो 58 का बी ऑप्शन सही है। ये बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है, जो कि है ऑटोलिथ। ऑटोलिथ्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है। क्लास 11th की एनसीईआरटी 326 में पेज नंबर पे दे रखा है। इंटरनल ईयर का पार्ट है ऑटोलिथ्स, और ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है। 60 क्वेश्चन कह रहा है कि द थिन फिलामेंट ऑफ द मायोफिब्रिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच प्रोटीन। तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो मायोफिब्रिल हमारा होता है उसमें जो थिन फिलामेंट होता है वो ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन तीनों से मिला के बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 61 है, जो कि है द यूनिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल्स। तो इसका आंसर है थर्मोजेनिन, और इसका ये मैंने जो थ्योरी की स्केलेटल सिस्टम की क्लास ली थी उसमें डिस्कस किया था। जो फैट सेल्स, ब्राउन फैट सेल्स होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि हीट वर्ड जो है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, ये सब वर्ड का मीनिंग जो होता है हीट की स्टडी या हीट से रिलेटेड होता है। तो इसी तरीके से इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो थर्मोजाइनिन है, थर्मोजाइनिन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 61 है ये 11 तक की चीज़ों में हमको नहीं मिलेगा, हायर थोड़ा स्टडी करेंगे ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को, उसमें दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। निम्नलिखित में से कौन कंकाल पेशियों के पतले तंतुओं से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन, क्योंकि ट्रोपोनिन और एक्टिन और मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन मिक्स करके मिल के थिन फिलामेंट बनाता है स्केलेटल सिस्टम का। इसमें आंसर जो है ए दे रखा है, मायोसिन, जो कि थिक फिलामेंट का पार्ट है। तो इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 करेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन द मसल इज, और इसका सही आंसर है हमारे पास डी, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसमें थिन फिलामेंट जो होता है वो एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन से बना होता है। इसलिए ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव, ट्रोपोमायोसिन भी सही है और ट्रोपोनिन भी सही है। ये वाला ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि इसमें मायोसिन भी दिया है। तो ये सब मिला के अगर हम देखें तो थिन और थिक फिलामेंट बनता है। तो 1 A B C तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास। मायोफिब्रिल्स ऑफ मसल कंसिस्ट ऑफ। जो मसल्स होते हैं उसकी मायोफिब्रिल एक्टिन और मायोसिन से बना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है। माइलिन सीथ कवर्स नर्व फाइबर। नर्व सेल्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें माइलिन सीथ होता है, जो एक्सॉन के टर्म, एक्सॉन पूरा जो होता है हमारा नर्व, जिसमें सेल बॉडी होती है, डेंड्रॉइड्स होते हैं, उसके बाद एक्सॉन जो पूरा एक्सटेंड हुआ होता है सेल बॉडी से, उस पर माइलिन सीथ प्रेजेंट होता है। इसलिए माइलिन सीथ जो है नर्व फाइबर को कवर करके रखता है। यूपीजीआईसी 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट ऑफ मसल्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर है ट्रोपोनिन।
पेशी के विश्राम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंध बनाने वाले सक्रिय स्थल को ढककर रखती है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ट्रोपोनिन। 66 का ट्रोपोनिन सही है। आरपीएससी 2022 में जो बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 67 है। पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम बांधता है किसके साथ? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, इसका डी आंसर सही है। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन? तो इसका सही आंसर है Ca2+ पंप, मतलब कैल्शियम पंप जो होता है वो निम्नलिखित में से पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। तो 68 का सी आंसर सही है। ये एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 69 है। इन द रीजन ऑफ सर्कोमियर वेयर द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप, which of the following number of actin filament surrounds each myosin filament? तो इसका आंसर हमारे पास 6 है। पूछा गया पेशी तांस क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रखते हैं? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 6, बी ऑप्शन। इस तरीके से हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। ये जो बीच वाला है ये हमारे पास थिक फिलामेंट है और बाकी जो ये 6 और है, मतलब अगर ये थिक फिलामेंट है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी एक प्रेजेंट है थिन फिलामेंट। तो ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट घेर के रखते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये थिक फिलामेंट है और ये सारे थिन फिलामेंट, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बीएससी लेवल का सिलेबस है। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए सिर्फ 12th की एनसीईआरटी 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए ऊपर के टॉपिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे। मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड जो है वो स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेमरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, मतलब स्वेट ग्लैंड जो होता है एपोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्राइन ग्लैंड होता है। जो एपोक्राइन ग्लैंड होता है वही आगे चल के मॉडिफाई करके मेमरी ग्लैंड बनाता है, इसलिए 71 का आंसर डी है। ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था और जो जस्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया है टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 72 है। Which animal tissue is associated with diffusion and filtration? Squamous epithelium tissue जो है, simple squamous epithelium tissue, NCERT 101 क्लास 11th चैप्टर नंबर 7, एकदम NCERT का क्वेश्चन है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन पिन्ना ऑफ द मैमल्स। जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो पिन्ना, जो मतलब ईयर के जो एक्सटर्नल पार्ट जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो हम उसको जनरली पिन्ना बोलते हैं। तो पिन्ना जो होता है मैमल्स का उसमें इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी 104 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन गिवन है। इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में आंसर डिस्कस करूं तो जो कार्टिलेज होता है वो ABC, मतलब 3 टाइप के कार्टिलेज होता है। एक यहाँ पे दिया हुआ है हाइलेन कार्टिलेज होता है, उसके बाद हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज होता है और अगला है कैल्शियम युक्त, मतलब कैल्शियम जिसमें प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज होता है। जो हाइलेन कार्टिलेज होता है वो ट्रैकिया, ब्रोंकियाई और हमारे पास रिब्स और नजल सेप्टम और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। फाइब्रस जो कार्टिलेज होता है वो 2 टाइप का होता है, वाइट फाइब्रस होता है और येलो फाइब्रस या फिर इलास्टिक फाइबर होता है। तो जो हमारे पास वाइट फाइब्रस होते हैं वो 2 कशेरुकी जीव के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो पिन्ना या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब में, यूस्टेचियन नली, एपिग्लॉटिस में, टिप ऑफ द नोज, इन सब चीज़ों पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी?
कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है वो दो वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए कार्टिलेजिनियस का इसका क्वेश्चन का 74 का आंसर ए हो जाएगा और ये आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 है, कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उनसे कार्टिलेज प्रोड्यूस होता है और ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है। टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 है, केमिकली एन एंटीबॉडी इज। तो जो एंटीबॉडी होता है केमिकली प्रोटीन होता है। एनसीईआरटी 151 मतलब 151 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन एज इट इज गिवन है कि जो एंटीबॉडी होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वर्क मसल्स फैटिक ड्यूरिंग मस्कुलर फैटिक लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। पीजीटी 2005-4 का क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं, मांसपेशियों के थकने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। 77 का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं, यह मुख्यतः पेशीय ऊतकों में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है और इस प्रक्रिया को कोरी चक्र या कोरी साइकिल द्वारा समझा जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है उसे कोरी साइकिल कहते हैं या कोरी साइकिल से समझा जाता है। तो लैक्टिक एसिड से रिलेटेड कोरी साइकिल होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, अ मल्टीन्यूक्लिएट सेल इज कॉल्ड। हमारे पास बहुकेंद्रीय कोशिका को क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन है 78। इसमें दो आंसर्स हैं जो ठीक हैं, एक है सिंसेट्रियम और दूसरा है कोनोसाइटिक। इसमें डी आंसर दे रखा है और सी क्यों नहीं है, इसका आप इसका क्वेश्चन सोच के बताइएगा मुझे, इसका आंसर क्यों सी नहीं है। ठीक है, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं उन्हें हम किनोसाइट्स, सिनोसिटिक भी कह सकते हैं और सिनकार्ट्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है, सी और डी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास दिया हुआ है, मोनोकंडाइलिक स्कल इज फाउंड इन। मोनोकंडाइलिक स्कल जो होता है वो कैलोट्स में प्रेजेंट होता है। कैलोट्स मतलब रेप्टाइल्स होता है, जैसे कि लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक्स हो गया। तो मोनोकंडाइलिक स्कल का मतलब सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल जो होता है जिनमें प्रेजेंट होता है उन्हें मोनोकंडाइलिक स्कल कहते हैं और ये कैलोट्स, रेप्टाइल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे, द लेंथ ऑफ अ मसल डज नॉट चेंज इन। मसल का जो लेंथ होता है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में नहीं चेंज होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में प्रत्यक्ष रूप से कोई गति नहीं होती है। इसमें पेशी में तो संकुचन हो जाता है लेकिन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह स्थिर संकुचन भी कहलाता है, स्टेबल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें संधि का कोण नहीं बदलता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है आइसोमेट्रिक, एक होता है आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक जो होता है उसमें मसल्स की जो साइज होती है वो चेंज होती है। आइसोमेट्रिक में साइज जो है सेम रहता है और आइसोकाइनेटिक जब साइक्लिंग करते हैं विद सेम स्पीड तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक। ये जो आइसोमेट्रिक है जिसमें साइज सेम रहता है वो पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था जो जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 81 है, बोन्स फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन इज कॉल्ड सिसमॉइड बोन। कैंडरा मतलब टेंडन के बोन्स जो होती हैं विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं सिसमॉइड बोन कहते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारी बोन्स होती हैं अपने निर्माण में जो सब्सटेंसेस के आधार पर जो यूज करती हैं उसके आधार पे बोन्स 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है कार्टिलेजिनियस, दूसरा होता है कला अस्थि या त्वची अस्थि, सिसमॉइड अस्थि होता है और अंतरांगीय अस्थि भी होता है। तो जो उपास्थि या फिर कार्टिलेजिनियस होता है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेजिनियस कोशिका होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उससे बनती है कार्टिलेजिनियस बोन। उसके बाद हमारे पास कला अस्थि जो है ये त्वचा की डर्मिस से उत्पन्न होती है। जो इंटेगुमेट्री सिस्टम में एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस पढ़ेंगे तो उसकी जो डर्मिस लेयर होती है उससे कलास्थि बनती है। उसके बाद सिसमॉइड जो है ये टेंड्रा से विकसित होती है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो
बोन्स फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन, टेंडन के ओसिफिकेशन से बना हुआ जो बोन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सेसमॉइड बोन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का बी वाला। ठीक है, ये एनसीईआरटी वगैरह में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये ग्रेजुएशन लेवल के थोड़ा सा डिटेल में स्केलेटल सिस्टम के टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 82 है वापस से, और ये जो ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने वो टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी 2002 में है। सेसमॉइड बोन इज फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेंडन के ओसिफिकेशन से सेसमॉइड बोन बनता है। क्वेश्चन नंबर 82 टीजीटी 2002 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 83, रेनीज और मिस्चर्स कॉर्पसल्स आर एसोसिएटेड विथ सर्कोप्सिडा, मतलब इसका डी वाला आंसर जो है सही है। रेने या मिस्नर की कणिकाएं संबंधित हैं किससे, सर्कोप्सिडा से। ठीक है, रेने या मिस्नर की जो कणिकाएं होती हैं मतलब मिस्चर कॉर्पसल्स विशेष प्रकार के विजाणुओं मतलब स्पोर्स होते हैं जो एक सिरे पर अंडाकार तथा दूसरे सिरे पर नुकीले होते हैं। ये मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी में परजीवी प्रोटोजोआ सर्कोप्सिडा में बनते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ जो होते हैं सर्कोप्सिडा, यही दूसरा वाला ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 84 जो कि है आस्टियोप्यूबिक सिम्फायोसिस इज प्रेजेंट इन पेल्विक गिर्डल ऑफ लिजार्ड एंड फ्रॉग, इसका बी एंड सी दोनों ऑप्शन सही है और इसमें सी वाला ही दे रखा है। ठीक है, पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये अगर डी ऑप्शन में बी एंड सी बोथ करके दे देता तो वही आंसर उसका सही होता। तो 84 का बी और सी दोनों ही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 85 है, मसल फाइबर्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, कह रहा है कि किस अंग के पेशीय तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्स। लिम्स जो होते हैं उसमें जनरली स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं और स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। एनसीईआरटी 304 क्लास 11th की एनसीईआरटी 304 पेज नंबर पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, इंटरकलेक्टेड डिस्क्स आर फाउंड इन द, इंटरकलेक्टेड डिस्क जो होता है वो कार्डियक मसल्स में होता है, और ये जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स, फ्लोटिंग रिब्स जो है वो मैमल्स में प्रेजेंट होती है, ये एनसीईआरटी 310 में पेज नंबर पे दिया हुआ है। फ्लोटिंग रिब्स, जब मैं स्केलेटल सिस्टम की थ्योरी क्लास ली थी तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि जो रिब्स 26 टोटल हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स होती हैं तो उसमें से 1 से लेके 7 तक की जो रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब ट्रू रिब होती हैं, और 8th 9th और 10th जो होती हैं वो फॉल्स रिब होती हैं। उसके बाद 11th और 12th को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो एक बार इस तरीके से छोटा सा ट्रिक तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जब बच्चे होते हैं हम मतलब पहली से 7वीं क्लास तक पढ़ते होते हैं तो हम अपने पापा और मम्मी दोनों की बात मानते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो आगे स्टर्नम मतलब चेस्ट बोन के साथ कनेक्टेड होती हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड होती हैं मतलब बैकबोन के साथ। तो 1 से लेके 7वीं क्लास तक में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो मम्मी और पापा दोनों की बातें मानते हैं, तो ट्रू रिब्स मतलब अच्छे बच्चे होते हैं, सच्चे बच्चे होते हैं। उसके बाद जब हम 8th क्लास में जाते हैं, 8th 9th 10th में होते हैं, फॉल्स रिब्स मतलब एक तरीके से हम पूरे तरीके बिगड़ चुके होते हैं, ना मम्मी की सुनते हैं ना पापा की, या फिर किसी एक की तो सुनते ही हैं। पापा को पटा के रखते हैं तो मम्मी की नहीं मानते, मम्मी को पटा के रखते हैं तो पापा की नहीं मानते, ऐसे हम करते हैं बेसिकली। तो जो फॉल्स रिब्स होती हैं 8th और 9th और 10th वाली, तो वो आगे स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड होती हैं लेकिन पीछे बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं, आके वो डायरेक्ट 7th रिब में कनेक्ट हो जाती हैं, और 7th रिब में कनेक्ट होने के बाद वही 7th रिब उनको ले जाके स्टर्नम तक पहुंचाता है। जैसे हम अपने भाई बहन को कोई चीज़ बताते हैं और बोलते हैं तू मम्मी को बता, बिल्कुल वैसे ही। और 11th और 12th रिब जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, और 11th और 12th क्लास में जाने के बाद हम बिल्कुल आवारा हो जाते हैं, हम किसी की नहीं सुनते, ना मम्मी की ना पापा की, बिल्कुल ऐसा ही है। शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 88 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, Atlas vertebra of rabbit is characterized by absence of centrum, absence of pre-zygoposis, absence of post-zygoposis, all of the above। जो रैबिट होता है या फिर यूं कह लें कि जो मैमल्स होते हैं उनके जो एटलस, जो हम टोटल पढ़ेंगे बैकबोन्स पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम्स पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग के 1 से लेके 7 तक जो
वर्टिब्री होती हैं उनको हम सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, सर्वाइकल कर्व कहते हैं। तो पहला जो होता है वो एटलस होता है और दूसरा होता है एक्सिस। तो इसी तरीके से मैमल्स या रैबिट जो होता है, रैबिट के एटलस वर्टिब्री में जो है वो सेंट्रम एब्सेंट होता है और प्री जाइगोपोसिस जो होता है ये भी एब्सेंट होता है, पोस्ट जाइगोपोसिस पोफाइसिस जो है ये भी एब्सेंट होता है। थोड़ा जब हम स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स है उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ग्रेजुएशन के टॉपिक हो जाएंगे, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। थोड़ा सा एनसीईआरटी 310 पे दिया गया है कि जब हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 तक की जो वर्टिब्री होती है उसको हम सर्वाइकल बोन्स कहते हैं और उसमें पहला वर्टिब्री जो होता है उसे एटलस कहते हैं। बस इतना नाम दे रखा है, ये सब पॉइंट्स नहीं है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका थोड़ा डिटेल में आंसर देखें तो लिखा हुआ है एटलस स्तनधारियों की प्रथम फर्स्ट वर्टिब्री होता है तथा एक्सिस द्वितीय कशेरुका होती है और ये दोनों चीजें पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है। अगला पॉइंट कह रहा है इन दोनों की संरचना अन्य ग्रीवा कशेरुका मतलब सर्वाइकल वर्टिब्री से भिन्न होती है। बाकी 1 से 7 तक की वर्टिब्री होती है तो बाकी बची हुई से डिफरेंट होती है। खरगोश की एटलस कशेरुका में सेंट्रम, प्री जाइगोपोफाइसिस तथा पोस्ट जाइगोपोफाइसिस अब सभी अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होती हैं। इसको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे। इन द मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द डी, इसका सही आंसर है लोअर जॉ जिसे हम मैंडिबल भी कहते हैं या डेंट्री, मैंडिबल या डेंट्री भी कह सकते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं उनमें कोरोनॉइड प्रोसेस या प्रवर्ध किसका भाग होता है, तो निचला जबड़ा का पार्ट होता है। ये पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 90। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है जो हमारे पास जॉज होते हैं मतलब जबड़ों में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्कैला वेस्टिबुलाई एंड स्कैला मीडिया ऑफ द मैमेलियन ईयर इज कॉल्ड, इसका सही आंसर है रिजनर मेम्ब्रेन, रिजनर्स मेम्ब्रेन। और ये एनसीईआरटी 325 में दे रखा है। इसमें जो मैमल्स होते हैं उनके इंटरनल ईयर जो कॉक्लिया होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं जिन्हें स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्फैनी कहते हैं, ठीक है। तो स्कैला मीडिया और स्कैला वेस्टिबुलाई जो होता है उसके बीच में रिजनर्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो स्कैला मीडिया है और स्कैला टिम्फैनी है उसको सेपरेट करने वाली बैसिलर मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि यहाँ पे स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला मीडिया पूछा है, स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला मीडिया पूछा है, तो हम सिर्फ रिजनर्स मेम्ब्रेन मार्क करेंगे। ये पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। अगर स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्फैनी पूछ लेता तो हम बैसिलर मेम्ब्रेन मतलब डी ऑप्शन मार्क करते। अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में स्कैला मीडिया वाला जो पार्ट है, लेयर है, इसका वो मेंशन नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 करेंगे हम। इनर ईयर ऑफ द एग्नेथा हैव ओनली 2 सेमी सर्कुलर कैनॉल्स, एनसीईआरटी 56। इसको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ एग्नेथा के बारे में डिस्कस किया है 56 पे एनिमल किंगडम क्लास 11th में। तो वर्टिब्रेट्स को 2 डिविजन्स में बांटा गया है। एक होता है ग्नैथोस्टोमेटा और यहाँ पे इग्नेथा जो है इसके अंतर्गत प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ साइक्लोस्टोम्स ही जीवित हैं। इनके अंतःकरण में मतलब इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको एज इट इज लर्न कर लें। ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 है। मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गिर्डल, मेमेलियन पेक्टोरल गिर्डल की जो मेन बोन होती है वो होती है स्कैपुला। एनसीईआरटी 311 में दिया हुआ है। और मैं जब स्केलेटल सिस्टम की थ्योरी वीडियो बना रही थी तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था उस क्लास में, ठीक है। हिंज ज्वाइंट इज फाउंड इन ह्यूमरस एंड अल्ना। हिंज ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो यूनी एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। जिस तरीके से हमारा डोर एक डायरेक्शन में तो टर्न हो जाता है और दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाता, एक ही एक्सिस पे टर्न हो सकता है, तो इसी तरीके से जो हिंज ज्वाइंट जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पैर के घुटने पे और हाथ जहाँ से हमारा फोल्ड होता है या फिर हमारे फिंगर्स आगे की तरफ जैसे फोल्ड होती हैं, तो इन्हें हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं और ह्यूमरस और अल्ना पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का सी ऑप्शन सही है और यूपीजीआरसी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास।
विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल ऑफ द फ्रॉग। चाहे यहाँ फ्रॉग लिख दे चाहे मैमल्स लिख दे, उसका आंसर ठीक ही सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर है बॉल एंड सॉकेट। मेढक के अंश मेखला और श्रोणि मेखला में भिन्न में से किस प्रकार की संधि मिलती है। तो इसका सही आंसर है कंदुक और सॉकेट, मतलब डी ऑप्शन। टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। लिखा हुआ है हमारे पास, मायोस्थेनिया ग्रेविस इन्वॉल्व्स वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज इट्स प्राइमरी ट्रीटमेंट। मायोस्थेनिया ग्रेविस जो है ये बोन से रिलेटेड एक डिजीज है। ये बोन से रिलेटेड हमारे पास एक डिजीज है जो कि एनसीईआरटी 312 में दे रखा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि मायोस्थेनिया ग्रेविस में कंकाल पेशियों की कमजोरी होती है। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से प्राथमिक उपचार की तरह कार्य कर सकता है क्या। तो ये आंसर नहीं दिया गया है डायरेक्ट, लेकिन जब हम मैस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत जगह हमको ये बताया गया है कि जो एसिटाइल कॉलिन होता है उसका इंजेक्शन देते हैं हम इसमें। तो इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल कॉलिन स्टेरेज जो है इनहिबिटर है, इस तरीके से काम करता है और इसमें थोड़ा हेल्प होता है, राहत मिलती है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। फिर सेम बात है, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हमको और डिटेल में पढ़ने के लिए चाहे आप कोई बुक ले सकते हैं, जैसे हमारे पास डॉक्टर रमेश गुप्ता है एमपी कौशिक बॉटनी के लिए, रमेश गुप्ता जूलॉजी के लिए, और या फिर आप पहले एक बार एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं, चाहे वो एलन की हो, अनअकैडमी की हो, आकाश की हो। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए होते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें अगर, मायोस्थेनिया ग्रेविस एक तंत्रिका पेशीय मतलब न्यूरोमैस्कुलर बीमारी है, मतलब डिजीज है, जो स्वैच्छिक मांसपेशियों को मतलब वॉलंटरी मसल्स में कमजोरी के कारण होती है। इसके प्राथमिक उपचार हेतु एसिटाइल कॉलिन स्टेरेज निरोधक या इनहिबिटर का इंजेक्शन दिया जाता है। यह मांसपेशियों की ताकत में सुधार के लिए तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के बीच संकेतों को बढ़ावा देता है। ठीक है, टोटल 96 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में 56 किया था और आगे अभी थोड़ा जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, टोटल स्केलेटल सिस्टम जिसमें से एपिथेलियम टिश्यू मतलब एनिमल टिश्यू और मैस्कुलर सिस्टम तीनों को मिला के क्वेश्चंस थे। यूपीजीआईसी, बीपीएससी, आरपीएससी, एलटी ग्रेड और यूपीटीजीटी, पीजीटी सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें एडेड थे। तो ये टोटल स्केलेटल सिस्टम, मैस्कुलर सिस्टम और एनिमल टिश्यू के पीवाईक्यूज हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से अगले चैप्टर की थ्योरी क्लास पहले, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से प्रिपरेशन आप करते रहिए क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की वैकेंसी आने वाली है। 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो 3-4 जून को है। और अल्टीमेटली अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ाई बहुत पहले से करनी पड़ेगी। फॉर्म आने के बाद तो हर कोई पढ़ता है, तो सिलेक्शन उसी का होता है जो बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।